चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब चैनलिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है तो डायू जल्दी से उसे हग कर लेता है। थोड़ी देर बाद चैनलिंग उससे पूछता है मुझे क्या हुआ था, जिस पर डायू उसके फेस पर हाथ रखते हुए काफ़ी ज़्यादा सीरियस टोन में बोलता है तुम 3 दिन से कोमा में थे और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर था। डॉक्टर ने बोला है कि ऐसा हो सकता है कि तुम माउंटेन के क्लाइमेट को अडॉप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से तुम बीमार पड़ गए हो। जिसकी ये बात सुनकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या 3 दिन, मैं 3 दिन से कोमा में था। और वो कैक्टस के बारे में वरीड होते हुए बोलता है सीनियर, जो कैक्टस आपने मुझे दिया था वो। ये बोलते हुए वो रुक जाता है और सोचता है काश मैं 3 दिन पीछे जा पाता, मुझे कुछ भी करके उस कैक्टस को सेव करना है। ये सोचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। इसके बाद डायू वेट टॉवल से उसके फेस को साफ करते हुए बोलता है हमारी टीम पहले ही वापस जा चुकी है। मैंने उन्हें बोला था कि वो यूनिवर्सिटी में तुम्हारी लीव सबमिट करवा दें, इसीलिए तुम किसी भी चीज़ के बारे में फ़िक्र मत करो और अच्छे से आराम करो। इस पर चैनलिंग डायू की तरफ देखते हुए मन में सोचता है सीनियर, क्या ऐसा हो सकता है। इसके बाद वो बोलता है सीनियर, क्या आप 3 दिन से इस हॉस्पिटल में मेरे साथ ही थे। चैनलिंग की ये बात सुनकर डायू उसकी तरफ देखने लगता है और स्माइल करते हुए बोलता है हाँ। डायू की ये बात सुनकर चैनलिंग को बहुत अच्छा लगता है और वो ब्लश करते हुए बोलता है थैंक यू। जिसे सुनकर डायू उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और उसके फेस के बिल्कुल करीब आते हुए बोलता है एक्चुअली मैं ये होप कर रहा था कि तुम मुझ पर थोड़ा और रिलाई करो। ये बोलते हुए वो काफ़ी प्यार से अपने थंब के साथ चैनलिंग के लिप्स को टच करता है और वो आहिस्ता से उसे किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जिसके ऐसा करने की वजह से चैनलिंग तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था और वो ब्लश करते हुए काफ़ी गौर से डायू की तरफ देख रहा था। उन दोनों की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा कि वो दोनों उसे सुन पा रहे थे। हार्ट बीट की साउंड को सुनकर चैनलिंग थोड़ा सा अपने सेंसेस में आता है और वो थोड़ा पीछे हटते हुए चैनलिंग के फोरहेड पर अपना हाथ रखता है और बोलता है तुम अभी भी इतने ज़्यादा हॉट क्यों हो, अब तक तो तुम्हारा टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए था। सडन ऐसा रिएक्शन देखकर चैनलिंग तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। इसके बाद डायू फ़ौरन से चैनलिंग को कवर करता है और बोलता है मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ ताकि वो तुम्हें दोबारा से चेक करें। जिस पर चैनलिंग भी ओके बोल देता है। इसके बाद डायू जल्दी से वहाँ से उठता है और रूम से बाहर निकल जाता है। चैनलिंग तो उसे वहाँ से जाता देख रहा था। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए सोचता है क्या सीनियर वो भी मुझ में इंटरेस्टेड है। और उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। इसके बाद हम डायू को देखते हैं जो कि उस रूम के बाहर एक दीवार के सहारे खड़ा हुआ था और वो काफ़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस दफ़ा काउंटर चेंज इतना जल्दी क्यों हो रहा है। मैं तो वहाँ सच में पकड़ा जाने वाला था। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट है और मैं उसकी एनर्जी को कंज्यूम करने वाला था। इतने में हम देखते हैं कि वही सिल्वर बालों वाला पर्सन डायू के पास से गुजरता है, मगर वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। उस पर्सन के गुजरने की वजह से डायू को अचानक से कुछ होने लगता है, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पेन फील होती है। डायू अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए उस पेन को कंट्रोल करने का ट्राई करता है। हम काफ़ी ज़्यादा ब्लैक शेडोज़ को देख पाते हैं जो कि डायू के गिर्द घूम रही थी और डायू उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए सोचता है अब दोबारा से तुम क्या करना चाहते हो, तुम मेरी परमिशन के बिना बाहर नहीं आ सकते। हम देखते हैं कि वो इवल्स तो उस सिल्वर बालों वाले पर्सन की तरफ जाने का ट्राई कर रही थी और हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोल रही थी जू। इतने में वो पर्सन चैनलिंग के रूम में एंटर कर जाता है। वो पर्सन अपनी हैट को उतारते हुए चैनलिंग के बेड के पास खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो चैनलिंग को देखते हुए उसके हाथ से उसी बेल को पकड़ लेता है। उस बेल को पकड़कर वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है लॉर्ड युनशु, मुझे माफ़ करें, मैं आपको दोबारा से परेशान कर रहा हूँ। इसके बाद वो बेल को अपने दोनों हाथों के दरमियान रखते हुए बोलता है इस बेल पर मैंने अपने मैजिक से कोई स्पेल किया है जिसकी वजह से आपकी और इस पर्सन की लाइफ एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। इस वक्त इस पर्सन की सोल इनकम्प्लीट है, इसे मुकम्मल तौर पर ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। लॉर्ड युनशु, आप इसे बचाकर वापस ले आएं। इसके बाद वो पर्सन चैनलिंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है प्लीज़ इसे वापस ले आएं। के बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि हवा में खड़ा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वे में अपनी पावर्स को रिलीज़ कर रहा था। हमें बताया जाता है कि ये माउंटेन गोड की स्पिरिट है। अगर ये स्पिरिट डैमेज हो जाए तो ये बहुत जल्द खुद को रिकवर करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। इसके बाद वो अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए अपने करीब मौजूद पौधों की एनर्जी को कंज्यूम करने लगती है, जिसके ऐसा करने की वजह से वो पौधे मुरझा रहे थे। इसके बाद वो पर्सन काफ़ी गुस्से से बोलता है मगर क्यों, वो चैनलिंग के ड्रीम में क्यों अपेयर हुआ
वो तो काफ़ी देर पहले मर चुका था और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए दोबारा से अपनी पावर्स को ऑन करता है। हम देख पाते हैं कि उसकी पूरी बॉडी पर जगह जगह ब्लैक निशान थे। इसके बाद वो थोड़ा शांत होते हुए अपने हाथ पर मौजूद उन्हीं ब्लैक निशान को देखने लगता है। उसका फेस बिल्कुल सीनियर डायू के फेस की तरह लग रहा था। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां चैनलिंग अपने हॉस्पिटल बेड पर बैठा उसी बेल को पकड़कर सोच रहा था, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। जब मैं उठा तो ये बेल मेरे हाथ में थी। क्या सीनियर इसे मेरे लिए ढूंढ कर लाए हैं? इसके बाद वो अपने हाथ को देखते हुए सोचता है, मेरे हाथ पर जो निशान था वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ था, क्या वो सब सच था या वो सिर्फ एक ड्रीम था। इतने में हम देखते हैं कि चैनलिंग के फ्रेंड रूम का डोर ओपन करते हुए अंदर आते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम उठ गए हो? अगर तुम अब भी ना उठते तो मुझे लगता कि तुम बस प्रिटेंड कर रहे हो ताकि तुम सो सको। जिसकी ये बात सुनकर चैनलिंग बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और मन में सोचता है, मैं इन दिनों ठीक से सो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती और मुझे अभी भी डेजी फील हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैनलिंग का एक फ्रेंड उसके पास आता है और उसे कुछ शॉपिंग बैग दिखाते हुए बोलता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये सब चीज़ें तुम्हारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी हैं। इतनी यंग एज में तुम्हारी बॉडी इतना ज़्यादा वीक कैसे हो सकती है? जिसे सुनकर चैनलिंग थोड़ा शौक होते हुए बोलता है, थैंक्स, वैसे मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद उसका फ्रेंड बोलता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? और वो आगे बढ़ते हुए उसके हाथ से बेल को लेने लगता है, जिस पर चैनलिंग जल्दी से अपने हाथ को पीछे करते हुए उसे बेल लेने से रोक देता है और मन में सोचता है, ओह मैंने बिना सोचे ही अपने हाथ को मूव कर लिया। क्या मैं बहुत ज़्यादा रूड बन रहा हूँ? मगर ये बेल ही वो एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपने ड्रीम में 15 को देख सकता हूँ। ये सब सोचते हुए चैनलिंग अपने फ्रेंड से बोलता है, मुझे माफ़ करना लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसे सुनकर उसका फ्रेंड स्माइल करते हुए एक नोटबुक को उसकी तरफ बढ़ाता है और बोलता है, ये इस वीक का होमवर्क है जो कि तुमने मेरे लिए करना था। और उसका दूसरा फ्रेंड तो ये सब देखते हुए सोच रहा था, चैनलिंग तो आज काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। इसके बाद उसके दोनों फ्रेंड उसे बाय बोलते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। जिनके वहाँ से जाने के बाद चैनलिंग तो काफ़ी गुस्से से उस नोटबुक को मसलते हुए सोचता है, क्या तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? थोड़ी देर बाद वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगता है और सोचता है, अच्छा होता कि मैं किसी से बात कर पाता इस बेल के बारे में और जो एडवेंचर मैंने अपने ड्रीम में किया उस बारे में। इसके बाद वो डायू के साथ कुछ देर पहले हुए मोमेंट को याद करता है और सोचता है, मैं अभी सीनियर को देखना चाहता हूँ। इसके बाद वो जल्दी से अपने सर को झटकते हुए सोचता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए और ना ही मैं सीनियर को मॉन्स्टर बीस्ट और इवल के बारे में बता सकता हूँ। ऐसी बातें सुनने के बाद सीनियर सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ जिस वजह से मैं बहकी बातें कर रहा हूँ। मगर काफ़ी साल पहले एक आदमी ने मुझे इस बारे में बताया था, अगर मैं अपने ड्रीम में किसी रेड बीस्ट से मिलूँगा तो वो मुझे उस अम्यूज़मेंट पार्क में वापस ले जाएगी। क्या मुझे उस बात पर यकीन करना चाहिए? इसके बाद चैनलिंग विंडो से बाहर देखते हुए सोचता है, मॉम, डैड, क्या आप अभी भी वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ चैनलिंग के रूम की विंडो के बाहर वही सिल्वर हेयर वाला पर्सन एक काफ़ी बड़े पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। इतने में रूम का डोर ओपन होता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो पर्सन रूम के अंदर देखने लगता है। हम देखते हैं कि कोई पर्सन रूम के अंदर एंटर करता है और चैनलिंग के बेड की तरफ जाने लगता है। वो कोई और नहीं बल्कि डायू था। चैनलिंग के बिल्कुल करीब चला जाता है और अपने हाथ को उसके फेस के सामने रखते हुए अपनी पावर को ऑन करता है और अपनी पावर्स को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है। हमें एक पर्सन को दिखाते हुए बताया जाता है, ये वही इवल स्पिरिट है जो कि इस वक्त सीनियर की बॉडी के अंदर है। जिसे देखकर वो सिल्वर हेयर वाला पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या ये एक प्योर लाइफ फोर्स है? एक ह्यूमन के पास इस तरह की एबिलिटी कैसे हो सकती है? सिर्फ इवल डीमन ही दूसरों की लाइफ फोर्स को देने और उन्हें छीनने के लिए इस तरह की फॉरबिडन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। इम्पॉसिबल, लॉर्ड ह्यूंशू ने तो इसके सर को काट कर इसे मार दिया था। और वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए सोचता है, यहाँ ये सब कुछ क्या हो रहा है? इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।